सूरजपुर गांव में एक नवीन नाम का एक युवक अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। वो मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। अरे सुनो डार्लिंग, इस बार लड़का ही होना चाहिए। अगर लड़की हुई तो मैं उसे उठाकर नदी में फेंकाऊंगा, ठीक है ना? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? लड़का हो या लड़की, पैदा करना क्या मेरे हाथ में है? ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। अरे बकवास बंद कर औरत। मैं क्या कोल्हू का बैल हूँ जो 24 घंटे काम करता रहूंगा? घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ और तुम तीनों खाने वाले हो। अगर एक और लड़की हुई तो मुझे उसे भी खिलाना पड़ेगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर लड़की हुई तो मैं उसे घर में नहीं रखूंगा, समझी? गुस्से में नवीन वहाँ से चला जाता है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और उसकी पत्नी को एक बच्चा होता है। नवीन खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास जाता है। अरे वाह, मेरा बेटा हुआ है ना? नवीन की पत्नी कुछ नहीं बोल पाती। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो। माफ कीजिएगा, लेकिन इस बार भी बेटी ही हुई है। ये बात सुनकर नवीन गुस्सा हो जाता है और वो लड़की को उठाकर वहाँ से चलने लगता है। रुक जाओ, मेरी बच्ची को मत ले जाओ। आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज रुक जाओ। लेकिन उस पर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे गांव के पास वाले नदी पर ले जाता है। मुझे माफ कर देना बिटिया, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। मैं तेरा ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए तेरा मर जाना ही सही है। इतना कहकर नवीन बच्ची को नदी के किनारे छोड़ आता है। वो छोटी बच्ची जोर जोर से रोने लग जाती है। नदी के पास एक पेड़ के नीचे माया चुड़ैल सो रही थी। उसके कानों में बच्चे की रोने की आवाज आ जाती है। कौन रो रहा है? ये कौन मेरी नींद खराब कर रहा है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वो देखती है नदी के किनारे एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। अरे वाह, इतनी प्यारी मासूम बच्ची। लगता है इसका अभी अभी जन्म हुआ है। नया नया बच्चा खाना मुझे बहुत पसंद है। मैं इस बच्ची को अब खा जाऊंगी। माया चुड़ैल उस बच्ची को उठा लेती है। तभी वहाँ पर सोनम परी आ जाती है। परी अपने जादू से चुड़ैल के हाथों से उस बच्ची को छीन लेती है। दुष्ट चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस मासूम सी बच्ची को खाने की सोच रही है? अरे इस बच्ची ने ठीक से इस दुनिया में कदम तक नहीं रखा कि तू इसे खाने की सोच रही है। अरे इसके माँ बाप ने तो इसे यहाँ मरने के लिए छोड़ गए हैं। अगर मैं इसे खा जाऊंगी तो इसमें बुरा ही क्या है? मैं इसके माता पिता को ढूंढकर उन्हें सजा जरूर दूंगी, लेकिन इस मासूम को तुझे कभी नहीं खाने दूंगी। मेरे रास्ते से हट जा परी, नहीं तो तू बेवजह मारी जाएगी। अगर तेरे में हिम्मत है तो तुम उसे ये बच्ची को छीन कर दिखा। इतना कहकर परी बच्ची को लेकर गायब हो जाती है। कहाँ गई परी? आज तो तूने मेरा भोजन मुझसे छीन कर ठीक नहीं किया। आज नहीं तो कल मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी और उस बच्ची के साथ साथ तुझे भी मार कर खा जाऊंगी। परी उस बच्ची को लेकर उसी के गांव में पहुंच जाती है। वो वहाँ के लोगों से उसके माता पिता के बारे में पता करती है, लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। परी बच्ची को लेकर अपने परीलोक चली जाती है। अरे सोनम परी, तुम्हें किसका बच्चा लेकर आई हो? सोनम परी रानी परी को सारी बातें बताती है। तुम बहुत अच्छी और नेक दिल की परी हो, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन तुम इस बच्ची को यहाँ परीलोक में नहीं रख सकती। तुम्हें तो पता है परीलोक का वातावरण इंसानों के लिए सही नहीं है। अगर तुमने इस बच्ची को ज्यादा देर यहाँ रखा तो ये बच्ची मर सकती है। रानी परी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? किसके पास छोड़कर आऊँ इसे? तुम इसके माता पिता का पता लगाओ। अगर नहीं मिले तो तुम इस बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आना। वहाँ पर इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। सोनम परी वहाँ से चली जाती है। नहीं, मैं इस बच्ची को अनाथ आश्रम नहीं छोड़ूंगी। कितनी मासूम सी बच्ची है। अगर इसके माँ बाप मुझे नहीं मिले तो इस बच्ची को मैं ही पालूंगी और मैं ही इसकी यशोदा की तरह माँ बनूंगी। उसके बाद सोनम परी एक आम लड़की का रूप बना लेती है और उसी के गांव में रहने लग जाती है
और वो बच्ची का नाम संध्या रखती है और संध्या की हर ख्वाहिश पूरी करती है और बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण करती है। अब संध्या धीरे धीरे बड़ी हो गई थी और एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। और वहीं दूसरी तरफ माया चुड़ैल उसी दिन से सोनम परी और उसकी बच्ची को ढूंढ रही थी। मैं अपना बदला जरूर लूंगी और तुझे ढूंढकर तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी। एक दिन सोनम परी अपने परीलोक लौट रही थी, तभी माया चुड़ैल उसे देख लेती है। परी धरती पर आकर आम इंसान का रूप ले लेती है और चुपचाप अपने घर चली जाती है। चुड़ैल भी उसका पीछा करती है। मेरी प्यारी बच्ची, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। वाओ माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, आप मेरी सारी इच्छाएं पूरी करती हो। अच्छा, तो ये परी यहाँ छिप कर बैठी है, मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता। एक दिन सोनम परी अपने घर से परीलोक को जाती है, तभी चुड़ैल परी को जाते हुए देख लेती है और सोनम परी का रूप बनाकर उसके घर पहुंच जाती है। अरे बिटिया, तुम ये क्या कर रही हो? आओ बेटा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घुमा कर लाती हूँ। संध्या ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और माया चुड़ैल के साथ चल पड़ती है। कहाँ लेकर जा रही हो माँ? बस यहाँ पास में ही मेरी एक सहेली रहती है, मैं उससे मिलने जा रही थी तो सोचा तुम्हें भी ले चलूं। तभी चुड़ैल संध्या को अपनी गुफा में ले जाती है और वहाँ जाकर अपने असली रूप में आ जाती है। संध्या माया चुड़ैल को अपने सामने देखकर डर जाती है। आप कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मेरी माँ कहाँ है? तू चिंता मत कर, तेरी माँ को भी मैं यहाँ लेकर जरूर आऊंगी और तुम दोनों माँ बेटी को मारकर कच्चा खाऊंगी। उधर परी अपने घर पहुँच जाती है। संध्या बेटिया कहाँ हो बेटा? देखो मम्मी आ गई, तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने और चॉकलेट लाई है, कहाँ हो बेटा? लेकिन उसे संध्या की कोई आवाज नहीं आती। सोनम परी बाहर आती है और अपनी बिटिया को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। दीदी, मैं खेतों में काम कर रहा था तो मैंने आपकी बेटी को चुड़ैल की गुफा में जाते हुए देखा था। सोनम परी के रूप में आ जाती है और गुस्से में चुड़ैल की गुफा के अंदर जाती है। आ गई तू, मुझे तेरा ही इंतजार था। इस गुफा में तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यहाँ मेरी ही शक्ति काम करती है। परी माया चुड़ैल के ऊपर वार करती है, लेकिन वहाँ उसकी शक्ति बिल्कुल काम नहीं करती। वो चुड़ैल परी को भी बंदी बना लेती है। देख चुड़ैल, मेरी बच्ची को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सोनम परी आंख बंद करके रानी परी को याद करती है और रानी परी को सारी बातें बताती है। माया चुड़ैल दोनों को मारने के लिए अपना चाकू निकाल लेती है। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है और चुड़ैल पर एक पवित्र जल डालकर उसे जला देती है। चुड़ैल जलकर मर जाती है। रानी परी सोनम परी को और संध्या को आजाद कर देती है। फिर सोनम परी संध्या को अपनी सारी बातें बताती है और तभी गुफा के बाहर गांव वाले भी पहुंच जाते हैं और संध्या और सोनम परी की सारी बातें गांव वाले सुन लेते हैं। तभी वहां पर नवीन आ जाता है। मुझे माफ कर दो, ये मेरी बिटिया है। गरीबी की वजह से मैंने इसे मरने के लिए नदी के किनारे छोड़ दिया था। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। मेरी असली माँ और बाप मेरी परी माँ है, जिसने मुझे बचाया, मुझे इतना बड़ा किया। मैं इनको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद से संध्या सोनम परी के साथ ही रहने लग जाती है। जादुई बालों वाली गरीब स्टूडेंट। मधु बहुत गरीब थी। वो चौथी कक्षा में पढ़ती थी। तभी उसके पिता मनोहर की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मधु की माँ सुषमा मजदूरी का काम किया करती थी।
सुषमा मजदूरी कर अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी, जिससे उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। मधु को पढ़ने का बहुत शौक था। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो रोज सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल जाया करती थी। एक दिन, माँ, मेरी स्कूल यूनिफॉर्म पुरानी हो गई है, मेरे लिए नई स्कूल यूनिफॉर्म ला दो ना। ला दूंगी बिटिया, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि स्कूल का यूनिफॉर्म ला सकूं, लेकिन मैं दिन रात मजदूरी कर जल्द ही तेरे लिए नई स्कूल का यूनिफॉर्म ला दूंगी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मधु को हर रोज स्कूल में नई स्कूल यूनिफॉर्म ना पहनने पर क्लास टीचर रजनी से डांट पड़ा करती थी। एक दिन स्कूल में टीचर रजनी बोली, बच्चों, आज मैं तुम सबकी यूनिफॉर्म चेक करूंगी। जिसने भी यूनिफॉर्म नहीं पहनी होगी उसे पनिशमेंट मिलेगी। टीचर रजनी एक एक करके सभी बच्चों की यूनिफॉर्म चेक करने लगी। जब टीचर रजनी मधु के पास पहुंची, मधु, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो कितनी पुरानी और फटी हुई है। तुम्हें हर रोज समझा कर मैं थक गई हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। मैडम जी, मेरी माँ के पास अभी पैसे नहीं है नई स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए। तो इसमें मैं क्या करूं? तुम ये बात मुझे 2 हफ्ते से बोल रही हो। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। कल से नई स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आना, नहीं तो मैं तुम्हें क्लास में आने नहीं दूंगी, समझी? लेकिन अभी क्लास के बाहर जाकर दोनों हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। मधु को टीचर की बात माननी पड़ी और बाहर जाकर धूप में एक पैर पर खड़ी हो गई। बाहर धूप बहुत तेज थी। कुछ देर धूप में खड़े होने के बाद मधु को चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद टीचर रजनी ने मधु को उठाया और उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर से दवाई दिलाकर टीचर रजनी ने मधु को घर भेज दिया और कहा कि कल से नई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आए। घर पहुंचकर मधु ने अपनी माँ सुषमा को सारी बात बताई। कोई बात नहीं बेटी, मैं यूनिफॉर्म को धोकर इसे अच्छे से सिल देती हूँ। मैडम तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है? आज तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। सुषमा ने मधु की यूनिफॉर्म धोकर सुखा दी और फिर फटी हुई जगह को अच्छे से सिल दिया। अगले दिन जब मधु स्कूल गई, तब क्लास टीचर रजनी बोली, मधु, तुम स्कूल क्यों आई हो? मैंने तुम्हें कल क्या कहा था? मैडम जी, देखिए ना, मेरी यूनिफॉर्म आज बिल्कुल साफ है और कहीं से फटी भी नहीं है। पर नई यूनिफॉर्म तो नहीं है ना? पर मैडम जी, मेरी यूनिफॉर्म साफ तो है ना, पुरानी है तो क्या हुआ? क्या कहा तुमने? तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो? इस बदतमीजी के लिए तुम्हें सजा दी जाती है। तुम्हें 1 हफ्ते के लिए स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। ये सुनकर मधु बहुत उदास हो गई। वो इस बात से दुखी थी कि वो 1 हफ्ते तक पढ़ाई नहीं कर पाएगी। मधु को पढ़ाई लिखाई से बहुत लगाव था। वो दिन रात खूब मेहनत करती थी और परीक्षा में अच्छे नंबर भी लाती थी। लेकिन इस बार नई स्कूल यूनिफॉर्म ना होने की वजह से स्कूल नहीं जा सकती थी। वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद दुखी होकर घर की ओर जाने लगी। तभी वो रास्ते में सोचने लगी, मैं माँ को क्या बताऊंगी? माँ सुनेंगी कि मेरी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म की वजह से मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है, तो उन्हें बहुत दुख होगा। स्कूल से घर जाने के रास्ते में तालाब पड़ता था। वो उस तालाब के किनारे जाकर बैठ गई और सोचने लगी। वो उदास होकर बैठी थी। तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। मधु का ध्यान उस आवाज की ओर गया तो उसने देखा एक खरगोश तालाब में डूब रहा था और उसे मदद के लिए पुकार रहा था। मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचा लो। लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं तुम्हारी जान कैसे बचाऊं? ये कहते हुए मधु इधर उधर देखने लगी कि कहीं उसे कोई रस्सी जैसी चीज मिल जाए तो वो उस खरगोश को बचा ले। लेकिन मधु को उस खरगोश की सहायता के लिए कुछ नहीं मिला। तभी उस खरगोश ने कहा, तुम इधर उधर मत देखो और अपने बालों से कहो मुझे बचाए। मेरे बाल तुम्हें कैसे बचाएंगे? क्योंकि तुम्हारे बाल जादुई है, तुम इन्हें जितना मर्जी चाहे लंबा कर सकती हो। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरे बाल जादुई है? अभी बातें करने का समय नहीं है,
पहले अपने लंबे बाल कर मेरी जान बचाओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तभी मधु ने अपने बालों से कहा, मेरे बाल लंबे हो जाओ और खरगोश को डूबने से बचाओ। मधु के इतना कहते ही उसके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे और मजबूत हो गए। उसके बाल इतने लंबे हो गए कि वो तालाब में डूब रहे खरगोश तक पहुंच गए। खरगोश मधु के लंबे बालों की सहायता से तालाब से बाहर आ गया। तालाब से बाहर आकर खरगोश ने मधु से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी जान तो मेरे बालों ने बचाई है, अब बताओ तुम्हें कैसे पता? मधु, जब तुम बहुत छोटी थी तब तुम अपने पिता के साथ इस तालाब के किनारे घूमने आई थी। तभी तुम्हारे पिता ने मेरी माँ की कुछ जंगली जानवरों से जान बचाई थी। तो मेरी माँ ने खुश होकर तुम्हारे पिता को एक वरदान दिया था कि जब तुम 8 साल की हो जाओगी तब तुम्हारे बाल जादुई हो जाएंगे। तुम जब चाहे अपने बाल लंबे और छोटे कर सकती हो, और सबसे जरूरी बात, तुम जब अपने बालों में कंघी करोगी तब उसमें से ढेर सारे पैसे गिरने लगेंगे। क्या सच में? ये सब बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं घर चलती हूँ। मधु खुशी खुशी घर आ गई। तभी उसे अचानक बहुत तेज भूख लगने लगी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी मधु को खरगोश की बात याद आई और तभी उसने झट से अपने बालों में कंघी की। कंघी करते ही बालों में से ढेर सारे पैसे गिरने लगे। ये देख मधु खुशी से झूम उठी। इतने सारे पैसे! अब मैं इन पैसों में से थोड़े से पैसे ले जाकर दुकान से कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, बड़ी भूख लगी है। तभी मधु को बाहर एक फल वाले की आवाज सुनाई दी। अरे फल वाला, क्यों ना मैं फल खरीद लूं? मैंने आज तक फल नहीं खाए, सिर्फ उन्हें दूर से देखा है। मधु ने फल वाले से अनेक तरह के फल खरीदे और पेट भर खाए और बाकी फल अपनी माँ के लिए रख दिया। शाम को जब मधु की माँ सुषमा काम कर घर लौटी तो उसने घर में जब रसीले ताजा फल देखे, घर में फल देखते ही सुषमा ने मधु से कहा, मधु बेटा, घर में एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है, तो ये तुम फल कहाँ से लाई? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। मधु ने अपने जादुई बालों के बारे में सब कुछ बताया। माँ, अब आप चिंता मत करो, हमारे गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। तभी मधु ने बालों में कंघी की और बालों में से पैसे गिरने लगे। ये लो पैसे माँ, और बाजार से आटा, दाल, चावल सब ले आओ, और हाँ, मेरे लिए नई स्कूल यूनिफॉर्म भी ले आना। सुषमा खुश होते हुए बाजार गई और राशन की दुकान से ढेर सारा सामान खरीदा और मधु के लिए नई स्कूल यूनिफॉर्म भी खरीदी। घर आकर सुषमा ने अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाया। फिर दोनों माँ बेटी ने मिलकर पेट भर खाना खाया और फिर दोनों सो गई। अगली सुबह जब मधु सोकर उठी तो सुषमा काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। ये देख मधु बोली, माँ, अब आपको काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर मधु फिर से अपने जादुई बालों में कंघी करने लगी और ढेर सारे नोट उसके बालों में से गिरने लगे। माँ, आप इन पैसों से अपना खुद का कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लो। तुम ठीक कहती हो, मैं इन पैसों से अपनी सिलाई की दुकान शुरू करूँगी। अच्छा, अब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये लो तुम्हारी नई यूनिफॉर्म। उसके बाद मधु नई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल गई, जिसे देखकर टीचर रजनी बड़ी हैरान हो जाती है। अरे तुम फिर आ गई, मैंने तुम्हें सस्पेंड किया था ना? लेकिन मैडम जी, आज मैं नई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आई हूँ। लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुम तो कह रही थी तुम्हारी माँ के पास अभी पैसे नहीं है। तभी मधु टीचर रजनी को अपने जादुई बालों के बारे में बताती है। क्या तुम्हारे जादुई बाल है? मैं कैसे मानूं कि तुम सच बोल रही हो? हाँ मैडम जी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपने बालों का जादू। इतना कहकर मधु ने अपने बालों में कंघी की और उसके बालों में से नोट गिरने लगे। ये देख टीचर रजनी के मन में लालच आ गया और वो मन ही मन बोली, इस लड़की के बाल तो सच में जादुई है, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए ताकि मैं इसके जादुई बालों की मदद से अमीर बन जाऊं। ऐसा सोचकर टीचर रजनी मधु से बड़े प्यार से बोली, मधु बेटा,
क्या तुम मेरे साथ छुट्टी होने के बाद मेरे घर चलोगी? मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मधु ने खुशी से सिर हिलाया और टीचर रजनी के घर चलने को तैयार हो गई। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद जब मधु टीचर रजनी के साथ उसके घर गई, तब अचानक टीचर रजनी ने कमरे का दरवाजा अचानक से बंद कर दिया। मैडम जी बताइए ना, आपको मुझसे क्या काम था? बताती हूँ। मुझे तुम्हारे जादुई बालों की मदद से ढेर सारे पैसे चाहिए। मुझे बहुत अमीर बनना है। ओह अच्छा, बस इतनी सी बात। इतना कहकर मधु अपने बालों में कंघी करने लगी। कंघी करते ही नोटों की बारिश होने लगी। तभी मधु बोली, मैडम जी अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतने सारे पैसे से आप अमीर हो ही जाएंगी। लेकिन टीचर रजनी लालच में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। वो बोली, नहीं मधु, अभी तुम नहीं जा सकती। तुम बस बालों में कंघी करती रहो जब तक मेरा पूरा घर नोटों से भर ना जाए। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे हाथ कंघी करते करते थक जाएंगे। मैं अपने बालों में अब और कंघी नहीं कर सकती। वैसे भी ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं। जितना तुझे कहा है उतना कर, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी, समझी? मधु टीचर रजनी की बात सुनकर डर गई, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था टीचर की बात मानने के अलावा। मधु अपने बालों में लगातार कंघी करती गई। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया और देखते ही देखते वो घर नोटों से भर गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों, मधु और टीचर रजनी, दोनों नोटों के ढेर के नीचे दब गई और मदद के लिए पुकारने लगी। तभी वहाँ खरगोश आया जिसकी जान मधु ने बचाई थी। उसने तुरंत मधु को पैसों के ढेर में से बाहर निकाला। इस तरह मधु की जान बच गई। वहीं दूसरी ओर अमीर बनने के लालच में टीचर रजनी नोटों के ढेर के नीचे दबकर मर गई। इस तरह टीचर रजनी को ज्यादा लालच करने का फल मिल गया। वहीं दूसरी ओर मधु अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगी।